हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज आती है इसकी बात करेंगे। आज का जो टेस्ट नंबर है आज का हमारा दूसरा होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम पहले टेस्ट नंबर को जो हम लगा चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है? अच्छा, ये टेस्ट किसका है? तो मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य का ये टेस्ट है। और पिछली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट में मतलब कि टेस्ट नंबर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास के हमने क्वेश्चनों को किया था। आज मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो एक तरफ बोलियां हैं और एक तरफ उपबोलियां हैं। कौन सी बोली किस उपबोली से संबंधित है? चलिए बात करें। बुंदेली बोली की उपबोलियां की बात किया है तो भदावरी और बनाफरी है, करेक्ट है। मालवी की बात किया तो सोदवाड़ी और खटोला नहीं, हम कहेंगे मालवी की उपबोलियां सोदवाड़ी एवं रजवाड़ी है, खटोला नहीं है। क्या हो जाएगी? रजवाड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ भी है, तो खटोला किसकी है? खटोला किसकी है? तो हम कहेंगे खटोला जो है वो आपकी बुंदेली संबंधित है। यहाँ पर लिख देते हैं खटोला जो है बुंदेली से संबंधित है, लेकिन सोदवाड़ी और रजवाड़ी मालवी से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निमाड़ी से बरेला और भीली उपबोलियां संबंधित है। बघेली से तिरहरी और गहोरा उपबोलियां संबंधित हैं। तो हम समझ पाए, बुंदेली की भदावरी बनाफरी, मालवी की सोदवाड़ी रजवाड़ी, निमाड़ी की बारेला भीली, बघेली की तिरहरी और गहोरा, और जो खटोला है वो भी आपकी बुंदेली की ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बोलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा असत्य है? भाई नीचे वाला पढ़ लिया करो, है ना। पूछा है असत्य है, मतलब असत्य का मतलब है यहाँ पर पूछा है गलत, इसमें से कौन सा है। चलिए बात करें। बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। क्या कह रहा है? बुंदेली जो है साहित्य की दृष्टि से, साहित्यिक की दृष्टि से समृद्ध बोली है। भाई ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का ही है। तो आप कहेंगे भाई ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बुंदेली जो आपका भाषा है या कह सकते हो कि बोली है, ये सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया इत्यादि आपके क्षेत्रों में जो है बुंदेली भाषा जो है फैली हुई है। अच्छा, कुछ साहित्य भी हैं जैसे ईश्वरी, केशवदास, जगनिक इसके अत्यधिक जो है साहित्यकार है किसके? बुंदेली भाषा के। तो हम कहेंगे इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे सही है। पूछा है गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई सा गलत है ही नहीं, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित विकल्प में कौन सा ऑप्शन असत्य है। भाई फिर से पूछ लिया है, असत्य ऑप्शन बताओ, गलत ऑप्शन इसमें कौन सा है, देखते हैं। तो मवासी नहाल मध्य प्रदेश की जनजाति बोलियां हैं। कौन सी पूछा है? जो मवासी है, मवासी नहाल मध्य प्रदेश की जनजाति बोलियां हैं। भाई करेक्ट है। ब्रज भाषा नीमच मंदसौर जिले में बोली जाती है। क्या सही है? नहीं, ब्रज भाषा उत्तरी मध्य प्रदेश में, जैसे भिंड, भिंड के अलावा किया है तो मुरैना, मुरैना के अलावा श्योपुर, ये आपके कुछ जिले हैं, उत्तरी वाले जिले जो हैं वहां पर ब्रज भाषा देखने को मिल सकती है, लेकिन मंदसौर जिले में जो है आपकी नहीं बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ गलत है। केशवदास और पद्माकर बुंदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, अभी हमने ऊपर बताया था, बिल्कुल ठीक है। बघेली बोली को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है। बघेली बोली जो है पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे। बी वाला ऑप्शन जो है गलत था, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार निवाड़ी बोली से संबंधित नहीं है। भाई ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो निवाड़ी बोली से संबंधित नहीं है? तो गौरीशंकर शर्मा और श्रीराम परिहार निवाड़ी बोली संबंधित हैं। श्रीराम परिहार जगदीश जोशीला, भाई ये भी संबंधित है। विश्वनाथ सिंह और जगनिक, हाँ अगर बात किया है कि विश्वनाथ सिंह की बात किया है तो ये आपके निवाड़ी बोली संबंधित नहीं है, बल्कि बघेली बोली से संबंधित है। जगनिक तो है, जगनिक जो है, जगनिक कौन है? जगनिक बुंदेली बोली से संबंधित है। जगनिक जो है बुंदेली बोली से संबंधित है, और विश्वनाथ जो है आपके बघेली बोली संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ गलत है। जबकि महादेव प्रसाद चतुर्वेदी और प्रभाकर चौबे ये भी आपके निवाड़ी बोली से संबंधित है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप पर आप लोग क्यों बता रहा हूं, एक मिनट के लिए सुन लो, इंपोर्टेंट। इस ऐप पर आप लोग जो है जितनी भी एमपीपीएससी कोचिंग, मल्टीपल्स कोचिंग्स हैं मार्केट में, तो इन सभी अच्छे अच्छे कोचों की टेस्ट सीरीज निकलती है। उन सभी टेस्ट सीरीजों को आप पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप से जो है डाउनलोड कर पाओ। इसके लिए हमने ऐप पर एक फोल्डर बनाया हुआ है
आप उस पर जाके देख पाओगे। साथ में हम जितनी भी टेस्ट सीरीज की आपको उपलब्ध करवाएंगे उन सभी की वीडियो भी आपको उसी वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो भी आप लोग वहां से देख पाओगे फुल और आप टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड वहां से कर पाओगे। तो आप लोग अभी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है यूपीएससी नेट चैनल की, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। है कोई भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया है, वहां से आप कॉल कर लेना। बात करेंगे अम्मार बोल किस बोली भाषा का पहला महाकाव्य है। वही बात कर रहा है कि जो अम्मार बोल एक महाकाव्य है, लेकिन किस बोली या भाषा का है। तो आपका ऑप्शन रहेगा जो अम्मार बोल है निवाड़ी बोली का भाषा का महाकाव्य, किसका, निवाड़ी बोली का। और इसके लेखक कौन है भाई, अगर आ जाए कि इसके लेखक भी तो बता दो कौन है, तो आप कहोगे इसके लेखक जो है महादेव प्रसाद चतुर्वेदी है। कौन है, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी इसके जो है लेखक है। निवाड़ी भाषा में भगवत गीता का भी अनुवाद किया जा चुका है। और बुंदेली भाषा का महाकाव्य क्या है, आला है, और जिसके रचनाकार कौन है, जगनिक है। तो कभी आ जाए कि बुंदेली भाषा का महाकाव्य कौन सा है, तो आप कहोगे आला है, आला है। और इसके रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे जगनिक है, जगनिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है। भाई लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य मतलब गलत है। तो जगनिक जो है कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। भाई सही है। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है, तो ये भी सही है। आला खंड करुण रस प्रधान रचना है, तो आला खंड जो है करुण रस प्रधान रचना नहीं है, जबकि वीर रस प्रधान रचना है। कैसी है, वीर रस प्रधान रचना है, तो ये ऑप्शन गलत है। परिमल रासो जगनिक की रचना है, तो हम कहेंगे भाई ये भी आपका ऑप्शन सही है। और एक चीज याद रखना यहीं पर, कभी एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ ले जाए कि आला और उदल नाम सुना होगा है ना, आला उदल से कितनी लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है, तो आला उदल से 52 लड़ाइयों का जो है उल्लेख मिलता है। कितना, 52 लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है। चलिए, तो आलाखंड कैसा है, वीर रस प्रधान की रचना है। निम्नलिखित में से किसे निवाड़ का कबीर कहा जाता है। भाई निवाड़ का कबीर किसे कहा जाएगा, तो हम कहेंगे संत सिंगा जी को। संत सिंगा जी को निवाड़ का जो है कबीर कहा जाता है। संत सिंगा जी लोक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और किसके समकालीन है संत सिंगा जी, कबीर के समकालीन है। किसके, कबीर के समकालीन है। और इन्हें ही निवाड़ का कबीर भी कहा जाता है। निवाड़ का कबीर इसीलिए कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं संत सिंगा जी की, कुछ रचनाओं की बात की, जैसे 12 मासी रचना है। एक इनकी रचना है 15 तिथि रचना है। एक और इनकी रचना है शरद 7 बार। अंतिम में इनकी रचना हुई है दोषबोध। ये इनकी कुछ रचना है संत सिंगा जी की। और निवाड़ का कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेनजीर भवन का निर्माण किसने करवाया था। तो बेनजीर भवन का निर्माण जो है शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां बेगम ने किसका निर्माण कराया था, बेनजीर भवन का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया है, भोपाल में करवाया है। ये भी कभी आ जाए बता सकते हो, भोपाल में करवाया है। और शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। इस मस्जिद को तो आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया हुआ है ना। ताज उल मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां बेगम के द्वारा ही करवाया गया है। भोपाल रियासत में पहली बार इनके ही शासनकाल में क्या हुई है, इनके ही शासनकाल में जनगणना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कभी आ जाए कि भोपाल रियासत में पहली बार जनगणना कब की गई, तो आपके शाहजहां बेगम के शासनकाल में ही जनगणना भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार कौन नहीं है, है ना। तो आपका ऑप्शन रहेगा विष्णु चिंचालकर, भाई ये तो हैं। देवयानी कृष्ण, ये भी हैं। सैयद हैदर रजा, ये भी हैं। बाबा डीके, भाई बाबा डीके का जैसे नाम आ जाए तो भाई साहब ये चित्रकार नहीं है, तो फिर कौन है, ये रंगकर्मी है। कौन है, रंगकर्मी है, तो ये चित्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन कहेगा डी वाला ऑप्शन जो है गलत है। हाँ, इनका संबंध पूछा जाए कहां से, तो आप इनका संबंध बता सकते हो, नीमच जिले से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। सही कूट बताइए, लोक शिल्प है और एक तरफ संबंधित जिले हैं। कौन सा लोक शिल्प किस संबंधित जिले से ये संबंधित है। तो काष्ठ शिल्प की बात की जाए तो यह मंडला जिले से संबंधित है। गुड़िया शिल्प की बात की जाए झाबुआ जिले से संबंधित है। बांस शिल्प की बात की जाए बालाघाट से संबंधित है। सुपारी शिल्प आपका रीवा से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन अच्छा आप लोगों को एक बुक आती है एमपी जीके की, शायद आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो बता देते हैं। एक बुक आती है एमपी जीके की जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन तक।
अब आपको ध्यान आ गया होगा सिलेक्शन तक। इस जो बुक आती है, इस बुक की हम प्रत्येक चैप्टर वाइज, ध्यान रखना, प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं इसी चैनल पर। तो आप जाके देख सकते हो, पूरी किताब की वीडियो बन रही है, 600 से ज्यादा इसमें पेज हैं और 60 से ज्यादा इसमें चैप्टर है। तो प्रत्येक चीज इसमें रखी गई है डायग्राम के साथ, मैप के साथ, फोटोग्राफ के साथ, रंगीन कलरफुल के साथ और फैक्ट के साथ। तो आप जाके इस चीज को भी देख पाओगे। सांस्कृतिक संस्थाएं हैं और स्थापना वर्ष है, कौन सी सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन की बात करें, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना 1985 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में की गई है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुलसी समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाता है? भाई तुलसी समारोह का जो आयोजन है किस जिले में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुलसी समारोह का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? भाई हम कहेंगे सतना जिले में किया जाता है। तो तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? सतना जिले में मनाया जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखना है, तुलसी समारोह सतना जिले में मनाया जाता है, लेकिन हर साल मनाया जाता है, लेकिन प्रॉपर कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे चित्रकूट में मनाया जाता है। कहाँ पर? चित्रकूट में जो है मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और तुलसी अकादमी कहां पर है? अभी अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए, ये भी कंफ्यूजन वाला है ना, तुलसी अकादमी कहां पर है? अब ये उज्जैन में या सतना में तो होगी नहीं, तो ये आपकी तुलसी अकादमी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में, 1987 है ना, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। तुलसी समारोह चित्रकूट में मनाया जाता है, सतना जिले में, और तुलसी अकादमी भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ संग्रहालय है और स्थान है, कौन सा संग्रहालय किस स्थान पर है? जैसे त्रिवेणी संग्रहालय की बात किया तो उज्जैन में है, साकेत संग्रहालय निवाड़ी में है, बादल भुज आपका छिंदवाड़ा में है, और आदिवर्त आपका छतरपुर जिले में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बी वाला जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है? अजयगढ़ का किला कहां पर है? तो हम कहेंगे अमन महल में, बिल्कुल ठीक है। रायसेन का किला कहां पर है? भाई बादल महल से संबंधित है, ये भी ठीक है। धार का किला में खरबूजा महल है, ये भी ठीक। तो ए, बी और सी आपकी क्या है? सही है। ऊर्छा का किला की बात जैसी आ जाए, ऊर्छा किला की बात किया है तो सतखंडा महल में है क्या? नहीं, हम कहेंगे सतखंडा महल दतिया में है। कहां पर है सतखंडा महल? सबसे पहले तो कब्जो कहां पर है? दतिया किले में है। कहां पर? दतिया के किले में है। तो यह ऊर्छा के किले में जो है नहीं है, ठीक है। और इस किले का निर्माण, दतिया किले का निर्माण जो है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है करवाया गया था। और ऊर्छा दुर्ग जो है, ऊर्छा किला जो है निवाड़ी में है। कहां पर है? निवाड़ी में है। अब आपको याद हो गया अजयगढ़ किला में अमन महल है, रायसेन किला में बादल महल है, धार के किला में खरबूजा महल है, ऊर्छा निवाड़ी में है, और सतखंडा महल दतिया किले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ जैन तीर्थ स्थल है और एक तरफ स्थान है, कौन सा जैन तीर्थ स्थल किस स्थान पर स्थित है? गोमटगिरी, गोमटगिरी की बात किया है तो इंदौर में है। सोनागिरी की बात किया है तो दतिया में है। पुष्पगिरी की बात किया है देवास में है, और पावागिरी की बात किया तो खरगोन में है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है। मकड़ाई का किला कहां पे? हरदा जिले में स्थित है। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक है। दतिया किले का निर्माण भारती चंद बुंदेला ने करवाया था, क्या ये सही है? तो भाई ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि दतिया किले का निर्माण अभी हमने आपको बताया भी था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण करवाया था। और इसी में क्या है? सतखंडा महल है। इसी में क्या है? सतखंडा महल भी है। और मकड़ई का किला की बात की जाए, मकड़ई किला जो है हरदा जिले में है। और मकड़ई के किले का निर्माण किसने करवाया? मकरंद शाही ने करवाया था। मकरंद शाही के द्वारा करवाया गया था, ये भी याद रखो। चलिए नेक्स्ट आता है। दतिया किले पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। तो दतिया किले पर क्या लिखा है? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन रहेगा सही, और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दतिया किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, जिसमें सतखंडा महल स्थित है। धार्मिक स्थल है और स्थान है, कौन सा धार्मिक स्थल किस स्थान पर है? जैसे मितावली की बात की जाए तो मितावली मुरैना में है। हिंगलाज मंदिर की बात की जाए तो मंदसौर में है। भोजपुर की बात की जाए तो रायसेन जिले में है। और पीताम्बरा पीठ माता दतिया में स्थित है, ये है ना,
पीताम्बरा पीठ जो है दतिया जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ गुफाएं हैं और एक तरफ स्थान है, कौन सी गुफा किस स्थान से संबंधित है? जैसे मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की बात किया है तो रायसेन जिले से संबंधित है। धमनार की गुफाओं की बात किया तो मंदसौर जिले से संबंधित है। मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में है और बात की जाए कि बागी की गुफाएं धार जिले में है। याद कर लो फिर से, मृगनेंद्र की गुफाएं रायसेन में, धमनार की गुफाएं आपकी कहां मंदसौर में, मारा की गुफाएं सिंगरौली में, बागी की गुफाएं धार में है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागदा पुरातात्विक जो स्थल है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में है? तो उज्जैन जिले में है। कहां पर है? उज्जैन जिले में है, स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो आप कहोगे एच डी सांकलिया के द्वारा इसकी जो खोज है वो की गई थी। क्वेश्चन ये वाला बहुत आता है कि नागदा पुरातात्विक साहित्य स्थल की खोज किसने की? एच.डी. सांकलिया के द्वारा की गई। किस जिले में है? उज्जैन जिले में है, उज्जैन जिला में है। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। देखो रटवा रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। और यहां से नागदा से ही किसके साक्ष्य मिले हैं? तांबे की उपकरण के जो है साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना है, तांबे के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा यहां पर एक चीज याद रखना है, जैसे लिखा हुआ है नर्मदा नदी, अब नर्मदा नदी पेन चेंज करके लिखता हूं, जैसे नर्मदा नदी लिखा है तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? तो नवदा टोली है। कौन सा है? नवदा टोली है, ध्यान रखिएगा, है ना, पुरातात्विक स्थल। काली सिंधु नदी किनारे कौन सा है? तो कायथा है, कायथा है। और छिप्रा नदी की बात किया तो आवरा है, आवरा है, ये मंदसौर में है। छिप्रा चंबल नदी के किनारे है, सॉरी चंबल नदी किनारे है, ये छिप्रा नहीं, चंबल नदी किनारे है, ध्यान रखिएगा आपका आवरा। तो ये कौन से हैं? ये अन्य स्थान हैं जो इनको आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किन गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है? ऐसी गुफाएं हैं जिनको बौद्ध चित्र का प्राण कहा जाता है ना, तो हम कहेंगे ऐसी कौन सी है? बागी की गुफाओं को, बागी की गुफाओं को बौद्ध चित्रों के लिए प्राण के रूप में जाना जाता है। बागी की गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है, ये तो याद हो गया आपको। बागी की गुफाओं की तुलना किससे की जाती है? अजंता की गुफा से की जाती है, ये भी याद रखो, अजंता की गुफा से इसकी जो है तुलना की जाती है। अच्छा बागी की गुफाएं किस जिले में है? तो आप कहेंगे धार जिले में स्थित है। और इसको 1818 में डोंगर फील्ड के द्वारा खोज की गई थी। तो किसने की थी? 1818 में डोंगर फील्ड नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दौलत खान लोधी का मकबरा कहां पर है? भाई दौलत खान लोधी का मकबरा जो पूछ रहा है कहां पर है, तो बुरहानपुर जिले में दौलत खान लोधी का मकबरा बना है। तो दौलत खान लोधी का मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। और इस मकबरे का निर्माण बलुआ स्तर से हुआ है और इसका शिखर जो है गुंबदाकार है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी की समाधि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? भाई वेरी इंपोर्टेंट है ना, 3 स्टार लगा लो। महात्मा गांधी की समाधि मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो बड़वानी जिले में। महात्मा गांधी की समाधि बड़वानी जिले में नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। कभी पूछा जाए किस घाट पर है, तो आप बोलोगे राजघाट पर स्थित है। ठीक है, गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? गांधी जी की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है? आप कहना होगा 30 जनवरी को भस्म कलश राख स्थापित किया गया था। तो 30 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में स्थापित किया गया था। बड़वानी जिले में महात्मा गांधी की समाधि है, नर्मदा नदी पर राजघाट पर है। पेपर माची कला का संबंध किस जिले से है? पेपर माची कला का संबंध पूछ रहा है किस जिले से है, तो आप कहेंगे उज्जैन जिले से पेपर माची कला का संबंध। अच्छा इसमें कागज की क्या होता है? लुगदी को गोंद के साथ मिलाकर इसकी सजावट वस्तु के रूप में की जाती है। इसमें रद्दी कागज, गोंद, चौक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो में अवस्थित मंदिरों में कौन सा मंदिर दक्षिण समूह का मंदिर है? तो खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर बने हैं जो दक्षिण समूह से संबंधित हैं। आप ये कहोगे द्रविड़ एक तरीके से फैले हुए हैं, द्रविड़ तरीके से, तो आप कहोगे दक्षिण समूह में जो है आपका चतुर्भुज मंदिर है। कौन सा है? चतुर्भुज मंदिर जो है खजुराहो में दक्षिण मंदिर या दक्षिणी मंदिर समूह में स्थित है। अब 64 योगिनी मंदिर और इसमें विश्वनाथ मंदिर जो है पश्चिम मंदिर समूह में आता है। 64 योगिनी मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो है पश्चिमी समूह में आता है, याद रखो। और चतुर्भुज मंदिर जो है दक्षिणी समूह में आता है, ठीक है। और घटाई मंदिर जो है पूर्वी समूह के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए, इसी तरीके से याद किया जाता है, आपकी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, प्रदेश का प्रसिद्ध
शिव मंदिर। प्रदेश का मतलब कि किसकी बात कर रहा है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कुंडेश्वर जो है किस नदी के किनारे है, आप कहेंगे जमदार नदी के किनारे है। भाई जमदार नदी है कहाँ, तो आपका कहना होगा टीकमगढ़ जिले में है। कहां पर, टीकमगढ़ जिले में है। टीकमगढ़ जिले में ही कुंडेश्वर शिव मंदिर है और यह जमदार नदी के किनारे जो है बना हुआ है। और कुंडदेव महादेव के लिए प्रसिद्ध है। यह कुंडदेव महादेव के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से मान्यता है कि शिवलिंग जो है कुंड से निकला और नजदीक ही ऊषा वाटरफॉल भी इसके पास है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, तो ऊषा वाटरफॉल। ऊषा वाटरफॉल जो है यहीं पर आपका बना हुआ है। नेक्स्ट आता है भाई, सम्मिलित कीजिए तुमैन का स्तूप कहां पर है। तो तुमैन का जो स्तूप है कहां पर है, तुमैन का स्तूप भाई कहां रहेगा, भाई गुना में रहेगा। कसरावद का स्तूप कहां पर है, तो कसरावद का जो स्तूप है आपका खरगोन में है। देउर कोठार का स्तूप कहां पर है, रीवा में है। और पनगुड़रिया स्तूप कहां पर है, सीहोर में है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा याद इसको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मंदसौर जिले में और कई बार आ चुका क्वेश्चन है। अच्छा पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर जिले में तो है, किस नदी पर है, तो आप कहोगे शिवना नदी पर। किस नदी पर है, शिवना नदी पर जो है स्थित है। और यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ का, जो नेपाल में है। याद रखना है, नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद आपके मंदसौर में है, ये भी प्रसिद्ध है और ये शिवना नदी पर किनारे है। ओरछा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ओरछा के बारे में कौन सा कथन गलत है। ओरछा मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिले में है, स्थित है, बिल्कुल सही है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली ओरछा ही रही है, भाई ये भी सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल किया, तो भाई साहब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओरछा को क्या कह रहा है, यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है ना। दर्शनीय स्थल में तो किया गया लेकिन इसको नहीं किया गया है। ऑप्शन कहेंगे हम भाई ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ शहीद स्मारक स्थित है, तो आप कहेंगे हाँ ये तो सही है कि यहाँ पर शहीद स्मारक जो है स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, भाई पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे बेजू बावरा की समाधि अशोकनगर में है, बिल्कुल ठीक है। और बेजू बावरा की समाधि जो अशोकनगर में है मतलब कि चंदेरी में है ना। और अकबर की बेजू बावरा जो है समकालीन थी। सांखराजी सिंधिया की समाधि कहां पर है, तो आपकी ग्वालियर में नहीं है, शिवपुरी में। कहां पर है, शिवपुरी में है सांखराजी सिंधिया की समाधि, तो बी ऑप्शन गलत है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है, सही है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा ग्वालियर में किसकी समाधि है, कभी आ जाए तो आप कहोगे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है आपकी ग्वालियर में है, फूलबाग पर। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थल के संदर्भ में सभी कथन जो है सही है। तो कौन से स्थल के बारे में सभी कथन सही है, तो पहले हम स्थल की बात करें, धर्मराजेश्वर, केदारेश्वर, देवास, उज्जैन। अब हम बात करते हैं कि कौन से जो 3 ऑप्शन है किस स्थल के बारे में वर्णन करते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर की सदृश पहाड़ी को काटकर विष्णु और शिव मंदिर बनाया गया है, तो धर्मराजेश्वर से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर 37 बौद्ध गुफाएं एवं विहार है, तो भाई यहाँ पर ही ये भी ठीक है, धर्मराजेश्वर से ही। इस स्थल को मालवा का एलोरा कहा, धर्मराजेश्वर, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन रहेगा धर्मराजेश्वर से। ये तीनों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट है। धर्मराजेश्वर के द्वारा ही मंदसौर जिले में स्थित है, मालवा का एलोरा कहा जाता है। यहाँ पर गुफा मंदिर स्तूप बनवाया गया था। और केदारेश्वर रतलाम के सैलाना में स्थित है, ध्यान रखना केदारेश्वर जो है कहां पर है, आपके रतलाम में है, रतलाम के सैलाना में। और सैलाना कैक्टस गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। प्रमुख दुर्ग मतलब किले, उनके निर्माणकर्ता के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो किला और उनके किसने निर्माण करवाया है बात कराए, जैसे चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में, बिल्कुल ठीक है। और यहीं पर अच्छा एक बार और याद रखो, चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में। इसमें क्या है, इसमें जोहर कुंड है, ध्यान रखिएगा, इसमें जोहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है। अब क्यों बता रहा है, क्योंकि एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है। और यहाँ पर खूनी दरवाजा भी है, ये सब चीजें आपकी चंदेरी के किले में स्थित है। नेक्स्ट आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ किला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करवाया था, अहीर राजा आसा ने करवाया था। किसने, अहीर राजा आसा के द्वारा जो है बुरहानपुर में असीरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, तो बी ऑप्शन गलत हो गया।
कन्हरगढ़ का किला पृथ्वी सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था, और देवगढ़ किला जो है राजा जाटवा ने इसका निर्माण करवाया था। और देवगढ़ किला कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। कहां पर है? छिंदवाड़ा में स्थित है। अच्छा, कन्हरगढ़ का किला कहां पर है? कन्हरगढ़ का जो किला है आपका शायद ये बुरहानपुर में, याद नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं, फालतू में गलत हो जाए तो आपका। देवगढ़ का किला याद रखो, आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। बात करेंगे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय भवन संग्रहालय कहाँ है? तो देश का है सबसे बड़ा राष्ट्रीय भवन संग्रहालय पूछ रहा है कहां पर है? आप कहेंगे भाई भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में। अच्छा, भोपाल में भी कहां पर है? तो श्यामला हिल्स में है। ये भी एग्जाम में आता है। श्यामला हिल्स जो है भोपाल में है, वहीं पर आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना हुआ है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। कहां पर की गई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना को किया गया था। और इसका स्थानांतरण कब किया गया भोपाल में? तो 1985 में इसका भोपाल जो है स्थानांतरण किया गया था। इसमें क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो 8 ओपन एयर प्रदर्शनियां हैं और 12 गैलरियां यहां पर देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है? मतलब कि कंपटीशन शैली इसमें कौन सी है? तो आप कहेंगे कलगी तुर्गा जो है प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली के तौर पे इसको जाना जाता है। यह प्राचीन लोक गायकी है जिसमें निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, मंडला की कलगी तुर्गा गायन जो है, इस मंडलियां आपस में जो है कंपटीशन करती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुंदेलखंड में गाए जाने वाले चौगड़िया फाग के जनक कौन है? तो चौगड़िया फाग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, लेकिन इसके जनक कौन है? तो आप कहेंगे इसके जनक जो है संत ईशरू हैं। कौन है? संत ईशरू इसके चौगड़िया फाग के जनक के रूप में इसके जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? तो जमात नामक समूह है ना, आप कहेंगे आलमी तबलीगी इत्तिजित्मा, आलगी तबलीगी इत्तिजित्मा जमात नामक भक्तों का विश्व समूह जो है विश्व भर से इस मेले में आता है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? इसका आयोजन जो है भोपाल में किया जाता है। कितने दिन तक लगता है? 3 दिनों तक इसका जो है आयोजन किया जाता है। और 2024 का कौन से नंबर का लगा था? तो 2024 में 77वां लगा था मेला। कौन सा? 77वां मेला लगा था। अच्छा, यहाँ पर बरहान का मेला लिखा हुआ है, बरमान का मेला। बरमान का मेला जो है कहाँ लगता है? तो ये बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर में लगता है। मृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो मृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। और धमोनी उर्स का मेला की बात की जाए कहाँ लगता है? तो यह सागर जिले में लगता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग से छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए मैं इतनी टॉप की वीडियो बनाता हूं और चीजों को अलग अलग जगह से प्रोवाइड करके आप लेके लाता हूं, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, काम करने में और अच्छा लगे। भाई आप भी तो पढ़ते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में सजावट शैली को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। अब सांची का स्तूप अच्छा कहां पर है? तो इसकी सांची के स्तूप की बात की जाए पहले तो रायसेन जिले में है। किसने बनवाया था? तो 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था। इसमें स्तूपों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल स्तूपों की संख्या की बात किया है 3 स्तूप है, जिसमें से अन्य कई लघु स्तूप भी स्थित है। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया 1989 में। तो इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में 1989 में जो है शामिल किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई सांची के स्तूप सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे बरहूत शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने पूरा उसको लिख दिया, बरहूत शैली जो है कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन और है कि सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार, मतलब कि जैसे अशोक ने तो बनवाया, लेकिन अशोक के बाद इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो तुंग शासक के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तुंग शासक के द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार को करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय कहां पर स्थित है? तो हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय की बात की जा रही है, कहां पर है? तो आप कहेंगे हंडिया में है। कैसा नाम है? हंडिया में है। और यह मुगल कालीन धरोहर तेली की सराय यहां पर ही स्थित है। हरदा जिले में ही हंडिया में अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अकबर के जो नवरत्न थे और वो हरदा जिले से संबंधित थे। कौन थे? मुल्ला दो प्याजा की कब्र यहीं पर स्थित है, आपके हरदा जिले में ही। गौंड शासक के द्वारा निर्मित जो मकड़ाई का किला है, जो मकड़ाई का अभी ऊपर बताया भी था, जो मकड़ाई का किला है वो भी आपके हरदा जिले में ही स्थित है, ठीक है। और हरदा जिले में ही हंडिया में रिद्धेश्वर मंदिर भी है स्थित है। तो कभी आ जाए कि रिद्धेश्वर मंदिर कहां पर है, ये भी आप बता सकते हो। रिद्धेश्वर मंदिर जो है हरदा जिले में ही स्थित है।
देखो एक एक पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, उसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। अब चाहता तो मैं क्वेश्चन बताऊं, आंसर बताऊं, चल दूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूं। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहां स्थापित किया गया? देश का पहला है शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में स्थापित किया गया है, और देश का पहला शहीद मंदिर जो है राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना में स्थापित किया गया है। सोचो, मुरैना के बरवई ग्राम में, अगर गांव भी पूछे जाए ना, गांव भी, तो आप बता देना, बरवई गांव में जो है स्थापित किया गया है। किसकी स्मृति में? राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में। और कौन है? शहीद मंदिर है, और ये देश का पहला है। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा यहाँ पर जो है सही है। ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण है। जैसे आदमगढ़ किस लिए जाना जाता है? पशुपालन के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। नर्मदा टोली किसके लिए जाना जाता है? आयताकार वर्गाकार झोपड़ियों के लिए जाना जाता है। हथनौरा को मानव नर्मदा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही रहेगा? हम कहेंगे केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो सही मिलान है, जबकि पहला और तीसरा जो है सही मिलान नहीं है। बाकी लेकिन लिखा उन्हीं ऑप्शनों में ही है। चलिए बात करेंगे ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को वेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है? तो ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा गांव है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे यहां पर आपका रहेगा लाड़पुरा ओरछा। कौन सा रहेगा? लाड़पुरा ओरछा रहेगा, निवाड़ी जिले में है। लाड़पुरा खास जो है गांव को ग्रामीण पर्यटन बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो है दिया गया है। लाड़पुरा ओरछा किस जिले में है अगर कभी आ जाए तो? आप कहेंगे निवाड़ी जिले में। किस जिले में? निवाड़ी जिले में इसका संबंध है। सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर मिलाना है, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? जैसे रूपंकर, रूपंकर कौन है? ललित कला संग्रहालय है। रंगमंडल की बात किया तो रंग मंच है इसका संबंध। वारगर्थ की बात किया तो कविताओं का केंद्र है। और हरिहर की बात किया तो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। ऑप्शन हमारा यहां पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है? तो भाई 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है? आप कहेंगे ऋषभ देव की मूर्ति है। किसकी? ऋषभ देव की 52 गजा मूर्ति है। अच्छा कहां पर है लेकिन ये? आप कहेंगे बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर है। बड़वानी जो जिला है, बड़वानी जिला से 10 किलोमीटर जो है दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पर है 52 गजा। वहां पर ऋषभ देव की मूर्ति बनाई गई है। ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहले वाले ऋषभ देव थे, और इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शेषशाही तालाब का संबंध किस दुर्ग से है? मतलब किस किले से है? तो शेषशाही तालाब का संबंध जो है बांधवगढ़ किले से है। बांधवगढ़ किले से है। अच्छा कहां पर है? तो उमरिया जिले में है। किसमें है? उमरिया जिले में इसका संबंध है। बांधवगढ़ किला कहां पर है? उमरिया जिले में है। और शेषशाही तालाब का संबंध बांधवगढ़ किले से ही है। और इसका निर्माण जो है किसने कराया था? 14वीं शताब्दी में बघेल राजा ब्याग देव के द्वारा करवाया गया था। बांधवगढ़ का किला जो है रामायण काल का भी इसका उल्लेख जो है मिलता है। हालांकि बांधवगढ़ के शिलालेख में संस्कृत भाषा का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर कभी आ जाए तो ये भी आप थोड़ा पॉइंट याद रखें। दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में गेरू रंग में जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। यह चित्रकला क्या कहलाती है? तो इस कला को हम सुरेती कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरेती कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध है। दीपावली के समय पर बनाई जाती है। गेरू से जालीनुमा आकृति यहाँ पर बनती है। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है? तो बघेलखंड का लोकगीत है कौन सा है? घोटुल पाटा है। और पूछ रहा है किस अवसर पर गाया जाता है? तो हम कहेंगे मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। किस पर? मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। अच्छा कौन सी जनजाति सम्मिलित है? ये इंपोर्टेंट हो जाता है। गोंड एवं मुड़िया जनजाति से इसका संबंध है। मुड़िया एवं गोंड जनजाति के जो लोग हैं मृत्यु के अवसर पर जो है घोटुल पाटा लोकगीत को क्या करते हैं? गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक भित्ति चित्रकला नहीं है? भाई मध्य प्रदेश की भित्ति चित्रकला कौन सी नहीं है? तो थापा मध्य प्रदेश की है, देवासा भी है, तेलंगा भी है। लेकिन बरायन की बात की है, बरायन जो है आपकी इसका संबंध चित्रकला से नहीं है, बल्कि इसका संबंध लोक चित्र से है। क्या है? लोक चित्र से इसका संबंध है। और याद रखना है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों समेत है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों से सम्मिलित है। वधु मंडप विवाह के अवसर पर इसको लोक चित्र जो है बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
गाय गोहिरी उत्सव, कौन सा है, गाय गोहिरी उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गाय गोहिरी उत्सव जो है झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में है ना, झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में जो है भील जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ध्यान रखना, भील जो जनजाति है उस भील जनजाति का गाय गोहिरी उत्सव जो है झाबुआ अलीराजपुर में त्योहार को मनाया जाता है। और कब मनाता है? दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन की पूजा हो जाती है ना, दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन की पूजा होती है उस गोवर्धन की पूजा के टाइम ही इसको मनाते हैं गाय गोहिरी भील जनजाति के लोग। हालांकि गोवर्धन की पूजा तो हमारे साइड भी होती है ना, लेकिन एक प्रॉपर नाम दिया गया है, वो याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल जिले में, लिख देता हूं, बैतूल जिले में है। बात किया सोनागिरी, सोनागिरी भी है, कहां पर है? दतिया जिले में है। बात किया कुंडलवन, कुंडलवन कहां पर है? ये दमोह जिले में, ये भी आपका जैन तीर्थ स्थल है। सांची, सांची जैन तीर्थ स्थल नहीं है, क्योंकि सांची क्या है? सांची एक बौद्ध स्तूप है। क्या है सांची? सांची बौद्ध है स्तूप है, तो इसका संबंध आपका जैन तीर्थ स्थल से नहीं है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? आलमगीर, किसकी बात कर रहा है? आलमगीर की बात कर रहा है। आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग में, ग्वालियर किले में आलमगीर का दरवाजा जो है बना हुआ है। ग्वालियर के किले को ही भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, ग्वालियर के किले में ना 5 गेट हैं। कितना है? 5 दरवाजे हैं, ऐसे याद रखो, 5 दरवाजा है। कौन कौन से दरवाजा हैं हम इनको एक बार याद कर लेते हैं। पहला है आलमगीर दरवाजा, कौन सा हो जाता है? आलमगीर दरवाजा। दूसरा है आपका हिंडोला दरवाजा, हिंडोला दरवाजा। तीसरा है आपका गुजरी महल दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा। चौथा है आपका चतुर्भुज दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा। पांचवा और अंत में हाथी फोड़ दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा। अब उस समय इनका कोई महत्व रहा होगा तो इनको थोड़ा सा आप याद कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख सहरिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चयन कीजिए। भाई मध्य प्रदेश राज्य की सहरिया जनजाति है, उसके बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? तो सहरिया जनजाति के बारे, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, बिल्कुल ठीक है, जैसे भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र में, सही है। खुटिया पटेल सहरियों की जाति का सम्मान सूचक संबोधन है, भाई ये भी सही का, सम्मान सूचक है खुटिया पटेल। लहंगी नृत्य और दुलदुल घोड़ी नृत्य जो है सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो लहंगी, दुलदुल घोड़ी, रागनी, ये सब सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। सहरिया जनजाति के कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला को फाल्या कहते हैं, नहीं, सहरिया जनजाति के जो कतारबद्ध मकान बने होते हैं फाल्या ना कहकर इनको सहायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायिका के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित होने वाली भरनोटी बोली का संबंध जो है किस जनजाति से है? तो भरनोटी बोली मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है, भरनोटी बोली, इसका जो संबंध है भारिया जनजाति से है। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, भारिया जनजाति के द्वारा भरनोटी बोली को बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर भील शब्द लिखा है तो भील भी कोई ना कोई बोली बोलती होगी। भील जो है आपकी, भील जो बोली जनजाति है भील ही बोलती है, ध्यान रखना है। गोंड जनजाति कौन सी बोलती है? तो गोंड जो है गोंडी बोली को बोलती है। और बैगा जनजाति की बात करें तो बैगानी बोलती है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंटैया नाच का संबंध किस क्षेत्र से है? अंटैया नाच का संबंध पूछ रहा है किस क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे मालवा क्षेत्र से जो है अंटैया नाच जो है मनाया जाता है। अच्छा, किस अवसर पर अंटैया नाच होता है? तो गणगौर के अवसर पर होता है, गणगौर के अवसर पर जो है अंटैया नाच होता है। और इस नृत्य को करता कौन है? तो पुरुष परक नृत्य करते हैं, पुरुष जो है नृत्य इसको करते हैं, अंटैया नाच नृत्य को। और इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं, जैसे दोहे होती है ना, आपने जैसे देखा होगा, है ना, दोहे गाए जाते हैं। और अन्य नाम अंटैया नाच का जो है डंडा नाच भी है, कभी कभी ये भी आ जाए तो बता सकते हो, डंडा नाच इसका दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कार्तिकीया लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्तिकीया जो लोक नृत्य है महिला प्रधान, पुरुष प्रधान, महिला पुरुष दोनों, या फिर अविवाहित लड़कियों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो कहेंगे आप लोग महिला प्रधान सामूहिक नृत्य के रूप में, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं वो समूह में जो है आपका कार्तिकीया नृत्य लोक नृत्य को जो है करती हैं। अच्छा, किस क्षेत्र से है नृत्य जो है संबंधित है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर जो है कार्तिकीय जो नृत्य है वो किया जाता है। कब किया जाता है? तो नाम से ही छुप रहा है, कार्तिक माह के अवसर पर जो है किया जाता है और महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट आता है,
किस गायन में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है? भोला गायन, भाग्य गायन, भोपे गायन या संध्या गायन? तो ऐसा कौन सा गायन है जिसमें माँ सरस्वती की आराधना की जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? माँ सरस्वती की आराधना भोपे गायन में की जाती है। भोपे गायन अब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मालवा क्षेत्र में भोले गायन में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। अच्छा, किस अवसर पर? तो वसंत ऋतु के अवसर पर। वसंत जो पंचमी आता है ना, माँ सरस्वती की पूजा होती है, वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती माँ की आराधना जो है भोपे गायन में की जाती है। साथ में इस गायन शैली में सामूहिक रूप में जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें गाते हैं। भोला गीत और फाग गीत बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये भोला गीत और फाग गीत, ये दोनों जो गीत है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और संध्या गीत की बात किया तो ये आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो भोपे गीत भी मालवा क्षेत्र से, संध्या गीत भी मालवा क्षेत्र से, भोला गायन फाग गायन बुंदेलखंड क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार है? छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार कौन है? आप कहेंगे श्री सुलेमान जी जो है छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार हैं। सुलेमान इस कला के कलाकार के साथ साथ इनका संबंध जो है धार जिले से, अगर इनका संबंध पूछा जाए तो आप बता सकते हो धार जिले से इनका संबंध है। और यह मुख्य क्षेत्र जो है उज्जैन क्षेत्र के अंदर जो है आता है। और साथ में इनका नाम भैरूगढ़ शिल्प भी है। भैरूगढ़ शिल्प है किस चीज का? छिपा शिल्प का दूसरा नाम जो है भैरूगढ़ शिल्प के रूप में भी जो है जाना जाता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो आपको आसानी हो रही होगी पढ़ने में, है ना। पहला है लोकनाट्य, दूसरा है क्षेत्र। कौन सा लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे राम दंगल, राम दंगल की बात किया तो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ठोंठा, ठोंठा निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। गौरैया आपकी बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और राई स्वांग की बात किया तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। गौरिया जो लोकनाट्य है, गौरिया जो लोकनाट्य है, इसका एक अन्य नाम भी है। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज याद कर लो। जिंदबा, क्या नाम है? जिंदबा भी इसका जो है दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। काठी नृत्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो भाई काठी नृत्य करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? काठी नृत्य करने वाले को भगत कहती है। क्या कहती है? भगत कहती है। तो भगत जो है काठी नृत्य करने वाला व्यक्ति कहलाता है। और इसकी जो क्षेत्र है निवाड़ क्षेत्र में ज्यादातर जो है किया जाता है। निवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। किस अवसर पर? तो देव प्रबोधिनी एकादशी की महाशिवरात्रि पर इसको जो है किया जाता है। तो आप कह सकते हो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है काठी नृत्य को किया जाता है और सामूहिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट आता है दिवासा लोक चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है? दिवासा लोक चित्र है किस अवसर पर बनाया जाता है? तो आप कहेंगे दिवासा लोक चित्र जो है आपके हरियाली अमावस्या, विवाह, जन्म, श्राद्ध। तो आपका ऑप्शन रहेगा श्राद्ध पक्ष के अवसर पर दिवासा लोक चित्र जो है बनाया जाता है। अच्छा, किस क्षेत्र में? तो मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र के अलावा किसके द्वारा मनाया जाता है? तो किशोरियां बनाती हैं, जो किशोरी होती हैं किशोरियों के द्वारा जो है बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखो। अच्छा, जो आपको पॉइंट बताते हैं फैक्ट के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बस बता के निकल गए, नहीं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए ऐसा थोड़ा ना है। हो सकता है इस क्वेश्चन से हमारे फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, जो बता रही है और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धातु शिल्प कला के अंतर्गत प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? धातु शिल्प कला के अंतर्गत जो बटलोही नामक जो पात्र हैं वो है आपके सतना जिले में बनाए जाते हैं। सतना क्षेत्र में जो है बनाए जाते हैं। तो कस्बा क्षेत्र में है जिसमें टीकमगढ़ और दतिया बेल मेटल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये दतिया जो टीकमगढ़ है ये दोनों बेल मेटल मूर्ति के लिए जाना जाता है। और जो बुधनी है वो आपकी खराद शिल्प कला के लिए जाना जाता है। और सतना जो है बटलोही नामक पात्र के लिए धातु शिल्प कला के अंतर्गत जो है जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों को बता दूं एक चीज, मेरा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को क्यों बता रहे हैं? तो आपको अगर फुल टेस्ट सीरीज देखनी है मल्टीपल्स कोचिंगों की तो हमारे ऐप से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। साथ में मल्टीपल्स कोचिंग की बहुत सारी कोचिंग जैसे महात्मा गांधी हो गया, आकार हो गया, निर्माण हो गया, इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको धीरे धीरे जितनी भी आती जाएंगी उपलब्ध होती जाएंगी हमारे ऐप पर ही जो है आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। तो बाकी आप प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हो। ये भी चीज आपको हमारे ऐप पर ही सुविधा मिलेगी। आप सोचो कि सर व्हाट्सएप पे भेज दो, टेलीग्राम, नहीं, ये आपको सिर्फ ऐप पर ही सुविधा मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दी है, डाउनलोड कर लेना। केशव जयंती समारोह किस जगह पर आयोजित किया जाता है? भाई केशव जयंती समारोह है किस अवसर पर या किस जगह पर समारोह किया जाता है? तो आप कहेंगे ओरछा में इसका जो है आयोजन या समारोह का जो है आयोजन किया जाता है। केशव जयंती समारोह ओरछा में मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। केशव दास का उपनाम क्या है? कठिन काव्य का प्रीत, है कठिन काव्य का प्रीत इसका है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे बात किया तो रसिक प्रिया,
रसिक प्रिया, दूसरी कवि प्रिया, कवि प्रिया, फिर चंद्रमाला। तो इनकी कुछ जो है रचनाएं भी हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखो। ईश्वरी सतसई का संकलन किसने किया है? ईश्वरी सतसई का संकलन की बात की जाए किसके द्वारा किया गया है? तो लोकेंद्र सिंह नागर ने किया हुआ है। लोकेंद्र सिंह नागर के द्वारा जो है ईश्वरी सतसई का जो है आपका संकलन किया गया है। अच्छा, किस क्षेत्र से? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आता है मकड़ई का किला किस जिले में स्थित है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मकड़ई का किला जो है किस क्षेत्र में स्थित है? जो मकड़ाई का किला है वो किस क्षेत्र में स्थित है? आप कहेंगे हरदा जिले में स्थित है। इसमें हरदा जिले में मकड़ाई का किला स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था मकड़ाई का किला का? तो मकरंद शाह के द्वारा, मकरंद शाह के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। इसलिए पिंडारियों के दमन से बचाव के लिए मकड़ाई का किला का निर्माण हरदा में मकरंद शाह के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पर नाम लिखे हैं, जैसे पन्ना लिखा है, मुरैना, इंदौर। तो पन्ना में कौन सा किला है? पन्ना में अजयगढ़ का किला है, ध्यान रखें, पन्ना में अजयगढ़ का किला है। मुरैना में किसका किला है? मुरैना में सबलगढ़ का किला है, मुरैना में सबलगढ़ का किला है। और इंदौर में बात की जाए तो कुशलगढ़ का किला है, इंदौर में कुशलगढ़ का किला है। तो ये कुछ किले अलग अलग जगह है, वो भी थोड़ा याद कर लो। राजा प्रवीण महल का निर्माण किसने करवाया? राजा प्रवीण महल का जो निर्माण है आपकी राजा इंद्रजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, कहां पर करवाया था? तो ओरछा में करवाया था, ध्यान रखना है। ओरछा में राजा इंद्र सिंह के द्वारा प्रवीण महल का जो है निर्माण करवाया गया था। तो इसीलिए इसको राय प्रवीण के नाम से भी जाना जाता है। ये राय प्रवीण को समर्पित है और राजा इंद्रजीत की प्रेमिका के उपलक्ष्य में इसका निर्माण जो है करवाया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो एमपी ने अपनी नई जो पर्यटन नीति है ना, नई पर्यटन नीति है, जो टूरिज्म पॉलिसी है, कब लागू की थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा नई वाली 16 सितंबर 2016 को मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति को लागू किया गया है। प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो पहली वाली की बात किया है तो पहली वाली 5 सितंबर 2012 को, 5 सितंबर 2012 को प्रथम पर्यटन नीति लागू की गई थी। नई पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016 को लागू की गई है। और एक और ऑप्शन आता है जल पर्यटन नीति। कौन सा आता है? जल पर्यटन नीति। ये कब लागू की गई? तो जल पर्यटन नीति की ऑप्शन में आ जाए तो आप बता दोगे 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति जो है घोषित या लागू की गई है। ठीक है। डमरू घाटी किस जिले में स्थित है? डमरू घाटी की बात क्या है? नरसिंहपुर जिले में है। यहाँ पर नरसिंहपुर जिले में डमरू घाटी स्थित है। अच्छा, प्रॉपर नरसिंहपुर में कहाँ है? तो गाडरवाड़ा में है। ये गाडर जो वाड़ा है, गाडरवाड़ा जो है नरसिंहपुर में ही, वहां पर आके डमरू घाटी जो है स्थित है। अच्छा, किस लिए? भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को इसलिए जानी जाती है। चलिए, अच्छा, नरसिंहपुर में ही आपको पता होगा बरमान घाट का भी घाट है ना, बरमान घाट भी नरसिंहपुर जिले में ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम, कीर्ति तीर्थ किस स्थान पर? ये सभी प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम और कीर्ति तीर्थ जो है किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन रहेगा चित्रकूट में स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर और भी पर्यटक स्थल जैसे राम घाट, कामतगिरी, स्फटिक शिला, जानकी कुंड, प्रमोद वन, मत्स्य ऋषि आश्रम, गुप्त गोदावरी, लक्ष्मण पहाड़ी, आरोग्य धाम, कीर्ति तीर्थ इत्यादि चीजें आपको चित्रकूट में जो है मिल जाएंगी। लेकिन याद करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसा दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से टंटैया भील के सहयोगी कौन थे? टंटैया भील के सहयोगी पूछ रहा है कौन थे, है ना। तो टंटैया भील का सबसे पहले भील के बारे में समझते हैं। 1842 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? खंडवा जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। और डोपिया और बजानिया, डोपिया और बिजानिया जो है इनके सहयोगी या मित्र के रूप में जाने जाते हैं। टंटैया भील का टंटैया मामा भी नाम है ना, टंटैया मामा भी कहा जाता है। और डोपिया और बिजानिया इनके सहयोगी थे। किस क्रांतिकारी ने जय हो जोहर हो और लड़ाई आर पार हो का नारा दिया? क्रांतिकारी क्या कहा था? जय हो जोहर हो और लड़ाई आर पार हो का नारा दिया था। किसके द्वारा? तो भीमा नायक के द्वारा यह नारा दिया गया था। भीमा नायक का जन्म 1840 में हुआ था, बड़वानी जिले में हुआ था, बड़वानी जिले में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और भीमा नायक को ही निवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। निवाड़ का जो है रॉबिन हुड कहा जाता है, ध्यान रखना। रॉबिन हुड के निवाड़ कैसे कहा जाता है? भीमा नामक को ही कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने बड़वानी का नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखो। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म कहाँ हुआ? जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म की बात कर रहा है, कहां पर हुआ? तो जनगढ़ सिंह श्याम के जन्म की बात किया है पाटनगढ़ डिंडोरी में हुआ है। पाटनगढ़ डिंडोरी में जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म हुआ है। नेक्स्ट आता है आदिवासी कलाकार एवं चित्रकार जोधैया बाई मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं?
तो आदिवासी कलाकार और चित्रकार है जोधैया बाई का संबंध की बात करें तो उमरिया जिले से इनका संबंध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी एमपीपीएससी में बहुत बार आ चुका है। अच्छा, ये किस जनजाति सम्मिलित है? तो ये बैगा जनजाति सम्मिलित है। ये भी ध्यान रखो, बैगा जनजाति से संबंधित है। और 2023 में बैगा कला के लिए ने पद्मश्री, कौन सा, पद्मश्री से सम्मानित जो है किया जा चुका है। और 2020 में नारी शक्ति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों पुरस्कार याद रखो, हो सकता है पूछ लिया जाए कि जोधैया बाई को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2023 में। नारी शक्ति से कब सम्मानित किया? 2020 में। किस जिले से सम्मानित थे? उमरिया जिले से। कौन सी जनजाति सम्मानित थे? बैगा से। किसके लिए जानी जाती है? तो आदिवासी कलाकार और चित्रकार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब गलत इसमें से कौन सा है चारों में? तो बात की जाए, भूरीबाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से है, बिल्कुल ठीक है। दुर्गाबाई ब्याम का संबंध गोंडी चित्रकला से है, ये भी सही है। जोधाबाई का संबंध भील चित्रकला से। अब देखो आ गया, अभी ऊपर ही क्वेश्चन था, भील से नहीं है, बेंगा से है, बेंगा से है। ऑप्शन सी वाला गलत है। जबकि भज्जो सिंह श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से सही है। तो ए बी और डी, ए बी डी सही थे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, पेमा फलैया क्या है? पेमा फलैया का संबंध के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पेमा फलैया के बारे में कौन सा गलत है? पेमा फलैया आदिवासी पिथौरा चित्रकार के जाने जाते हैं, सही है। इन्हें 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है। 2017 में मध्य प्रदेश शासन की ओर से तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी ठीक है। 2024 में इनका निधन हो गया, नहीं, इनका निधन 2020 में हुआ था, इनका निधन 2020 में हुआ था। डी वाला ऑप्शन जो है गलत है। चलिए बात करेंगे, रजनी ध्रुवे का संबंध किस कला से है? भाई रजनी ध्रुवे का संबंध पूछ रहा है किस कला से है? तो रजनी ध्रुवे का संबंध गोंड चित्रकला से है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। रजनी ध्रुवे किस जिले से संबंधित है? तो यह डिंडोरी जिले से संबंधित है, डिंडोरी जिले से संबंधित हैं और गोंड चित्रकला से इनका संबंध है। और इनको कैनवास पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये कैनवास जो है उस पर चित्रकारी के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से पूछ रहा है सही ऑप्शन कौन सा है? दुर्गाबाई ब्याम को 2021 में पद्मश्री सम्मानित किया गया, तो 2021 में नहीं 2022 में दुर्गाबाई ब्याम को पद्मश्री सम्मानित किया गया था, तो गलत हो गया। जोधैया बाई को 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया, तो अभी हमने ऊपर बताया था 2020 में जोधैया बाई को पद्मश्री सम्मानित किया गया, ये भी गलत था। अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2023 में पद्मश्री दिया गया, ये भी गलत है। 2022 में अर्जुन सिंह ध्रुवे को पद्मश्री दिया गया था। भूरी बाई को 2021 में पद्मश्री दिया गया, भाई बिल्कुल सही। तो ए बी और सी गलत थी, जो कि मैंने करेक्ट कर दिया है। डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? भाई ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1978 में की गई थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भीमबेटका को किसने खोजा? है ना, ये क्वेश्चन अगर इसका आंसर आप लोगों से अगर मांगा जाए कि आप लोग बता सकते हैं, वैसे इसका आंसर बहुत सरल भी है और कई बार एमपीपीएससी में आ चुका है। खैर छोड़ो, भीमबेटका अगर बात किया है कहां पर है, तो ये रायसेन जिले में है। सबसे पहले तो ये समझो, रायसेन जिले की भी अब्दुल्लागंज में है। कहां पर? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है, ये भी आप थोड़ा याद रखो, क्योंकि अब्दुल्लागंज भी डायरेक्ट तौर पर आ जाता है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। इसका निर्माण की बात किया है तो पुरापाषाण काल में आदि मानवों के द्वारा हुआ है, आदि मानवों के द्वारा किया गया था। 1957 में इसकी खोज की थी, किसने की थी? डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकड़ के द्वारा की गई थी। तो वी कड़ भी कहा जाता है, इसमें वी धर भी आ जाता है। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा 1957 में इसकी खोज की गई थी। और 2003 भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इन सारे पॉइंटों को आप याद कर लो या नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट आता है, राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी हैं, इनका वास्तविक नाम की बात की जाए क्या है? तो इनका वास्तविक नाम की बात किया तो नंदराम दास है, नंदराम दास है। किस जिले में इनका जन्म हुआ था? नीमच जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं इंपोर्टेंट है। दीबट पर दीप, क्या था? दीबट पर दीप इनकी रचना है। दूसरी है गन्ने मेरे भाई, क्या है? गन्ने मेरे भाई, भाई रचना का नाम है गन्ने मेरे भाई, इनकी जो रचना है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टुक, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, भावी रक्षक देश के, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। चलिए बात आता है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था? धनपाल के द्वारा अपनाया गया था,
धनपाल ने राजा भोज के कवि थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम, पुराना नाम पूछ रहा है क्या था? तो सांची का पुराना नाम काकड़म था। क्या था? काकड़म था, जिसे काकनांद भी कहा जाता है। एक नाम और भी है जो काफी बार इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरे एक फ्रेंड सर्कल में पता है मुझे। तो सांची का पुराना नाम काकड़ाम या काकनांद था। अच्छा, यहाँ पर आता है भाई क्या बोलते हैं आपका, बेतरवती। बेतवती किसका प्राचीन नाम है? तो बेतवा का। बेतवा जो नदी है उसका प्राचीन नाम जो है बेतरवती है, ध्यान रखिएगा। दसपुर किसका प्राचीन नाम है? तो दसपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम है। बात किया तो बेशनगरी, बेशनगरी जो है, बेशनगरी कह लो, भेलसा कह लो, ये सभी आपके विदिशा के प्राचीन नाम है। तो आपको याद हो गया होगा भाई, सभी नाम किसी न किसी के प्राचीन नाम से लगे हुए या मिलते जुलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है, इसकी बात कर रहा है। हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी इनकी रचना है, बिल्कुल करेक्ट है। भवानी प्रसाद, भवानी प्रसाद, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगनी, भवानी प्रसाद की रचनाएं? पहली बात तो नहीं है, भवानी प्रसाद की रचनाएं जो है नहीं है। गीत फरोश चकित है, दुख, गीत फरोश चकित, सतपुड़ा के घने जंगल। देखो, गीत फरोश चकित है तो भवानी प्रसाद की रचना है, लेकिन सतपुड़ा के घने जंगल ये भी इनकी रचना है। लेकिन हिम तरंगनी की बात किया, ये इनकी रचना जो है नहीं है, हिम तरंगनी इनकी रचना नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। जबकि गजानन माधव मुक्तिबोध की बात की जाए, चांद का मोहटेड़ा और काट का सपना ये इनकी रचना है, और केशव दास की रसक प्रिया और कवि प्रिया भी इनकी रचना है। लेकिन बात की जाए आपकी हिम तरंगनी, ये इनकी रचना जो है नहीं है, इनकी रचना जो है नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास के द्वारा नहीं लिखी गई? भाई केशव दास के द्वारा कौन सी पुस्तक को नहीं लिखा गया है ना? तो केशव दास के द्वारा जो है रामचंद्रिका लिखी गई है, कवि प्रिया भी लिखी गई है, रतन बावनी भी लिखी गई है, लेकिन राम रसायन केशव दास ने नहीं लिखी है। तो राम रसायन किसने लिखी है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि राम रसायन किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, राम रसायन किसके द्वारा लिखी गई है। जितने लोग ऐप पर वीडियो देख रहे हो वो मुझे मैसेज में सेक्शन में आप मुझे मैसेज करेंगे। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है? तो मातंगेश्वर मंदिर की बात किया तो खजुराहो में स्थित है, और इसका निर्माण जो है 916 से लेकर 925 ईस्वी के मध्य में हुआ है। चंदेल शासक हर्ष के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था, मातंगेश्वर मंदिर। और खजुराहो में यह जो है स्थित है, शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है, शिव मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। आलाखंड के लेखक कौन है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपीपीसीएस हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था। आलाखंड के लेखक जगनिक है। कौन है? जगनिक आलाखंड के लेखक है। और इनकी कुछ और रचनाएं जैसे परमाल राशो, पृथ्वी विजय, जगनिक की ही रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। और आलाखंड में आला को चंदेल शासक परमरिधि देव का दरबारी कवि या माना गया है। आलाखंड विश्व की सबसे लंबी रचना में जानी जाती है। आलाखंड जो है विश्व की सबसे लंबी रचनाओं में जानी जाती है। सन्नाटा बा बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी की बात किया है, भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी रचना है। इनका संबंध नर्मदापुरम जिले से है। अगर ग्राम की बात किया तो टिगरिया ग्राम, तो नर्मदापुरम जिले से इनका जल संबंध है, ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं गीत फरोश चकित है, दुख गांधी, पंच सती, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी इनकी कुछ रचनाएं हैं। कविताओं में बात किया तो ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, बुनी हुई रस्सी के, ध्यान रखिएगा। और 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए कब दिया गया तो आप कह दोगे 1972 में दिया गया था। लाठी और भैंस किसकी रचना है? भाई कैसी कैसी रचनाएं हैं लाठी और भैंस? लाठी और जो भैंस है मुल्ला रामू जी की, किसका? मुल्ला रामू जी की रचना है लाठी और भैंस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में जन्म हुआ था। और उर्दू के जनक माने जाते हैं, जो है गुलाबी उर्दू के जनक जो है माने जाते हैं, गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं, उर्दू के नहीं गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर, प्रेमचंद, महाकवि शूर, महाकवि निराला किस कवि की रचना है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं। जयशंकर, प्रेमचंद, महाकवि शूर, महाकवि निराला, ये सभी आचार्य नंद देव दुलारे की रचना है।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव में हुआ था। अब उन्नाव मध्य प्रदेश में तो है नहीं, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में हुई। कहाँ पर? उज्जैन। उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई। तो जन्म उत्तर प्रदेश में, मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई, तो इसीलिए इनके बारे में हो सकता है पूछ ली जाए। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो। विक्रम यूनिवर्सिटी के जो है आप ये कुलपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1789 में किया था। 1789 में एक ब्रिटिश विद्वान थे, इनके द्वारा ही विलियम जोन्स ने पहली बार 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ध्यान रखिएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका नाटक है? यह एक नाटक है। अच्छा ये भी याद रखो, क्या है? यह एक नाटक है और इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। जो शकुंतला और दुष्यंत है इनकी प्रेम कथा का जो वर्णन किया गया है, ध्यान रखिए। वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? वसुधा एवं प्रहरी नामक जो पत्रिका का प्रकाशन है वह हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया है। इनके बारे में तो आप लोगों ने सभी ने ज्यादातर पढ़ा होगा। इनका जन्म जो है हरिशंकर परसाई का नर्मदापुरम जिले में ही हुआ है, लेकिन जामनी गांव में हुआ है। जामनी गांव में हुआ है, नर्मदापुरम जिले में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1982 में हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में गलत है? कौन सा कथन गलत है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने करमवीर, प्रभा, प्रताप समाचार पत्र के लिए कार्य किया, ये भी सही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 1923 के जबलपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ये भी सही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी पंचशती नामक महाकाव्य की रचना की, नहीं। गांधी पंचशती नामक के लेखक की बात किया है तो आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, इसके लेखक जो है भवानी प्रसाद मिश्रा है। भवानी प्रसाद मिश्रा है, तो आप कहोगे भाई साहब डी ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। चलिए बात करेंगे। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है बात कर रहा है, तो रानी नागफनी कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है। मध्य प्रदेश में शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शरद जोशी का जन्म जो है उज्जैन जिले में हुआ था। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं को हम याद कर लो, आप लोग बोल रहा हूं। अंधों का हाथी, जादुई दुनिया, परिक्रमा, जीप सवार, झल्लियां, एक था गधा, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं, दूसरी फतह, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनके पुरस्कार दिया गया था शरद जोशी को कब? 1990 में। भाई कौन सा? तो पद्मश्री से। पद्मश्री से इनको सम्मानित 1990 में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि पद्माकर ने अली जाहे प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की है? पद्माकर ने अली जाहे प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की है? ऑप्शन रहेगा दौलत राव सिंधिया के दरबार में की। दौलत राव सिंधिया के दरबार में की हुई है। कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं? संविधान निर्माता परिषद के सदस्य की बात किया है, बालकृष्ण शर्मा रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा रहे हैं और इनका जन्म शाहजहांपुर से था। संविधान सभा राजभाषा आयोग 1955 में सदस्य रहे हैं और इनकी पत्रिका प्रभा और प्रताप है, ध्यान रखना है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कुमकुम किसकी रचना है? भाई कुमकुम किसकी रचना है बात कर रहा है, तो कुमकुम की बात किया है किसकी रचना है? आप बोलोगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कुमकुम है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो के मंदिरों में पूछा है सबसे बड़ा मंदिर, तो आप कहोगे कंदरिया महादेव का मंदिर है। अब महादेव नाम लिखा है तो सीधी सी बात यह है शिव को समर्पित है, शिव के लिए जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात किया है, इसकी जो ऊंचाई है 31 मीटर ऊंचाई है। 31 मीटर जो है ऊंचाई पर यह स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक। चंदेल शासक, अब चंदेल शासक कौन है? तो विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। और 1986 में, एक बात और रखो, 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसके जो पॉइंट है इंपोर्टेंट है। 1986 में कंदरिया महादेव को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। चंदेल शासक विद्याधर ने निर्माण करवाया। सबसे बड़ा मंदिर खजुराहो में कंदरिया महादेव का है, 31 मीटर ऊंचाई पर है। खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? तो चंदेल शासक कौन थे? यशोवर्मन थे। यशोवर्मन के द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इसका जो कालखंड है 10वीं शताब्दी में करवाया गया। और यह जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण जी को समर्पित नहीं है, विष्णु के बैकुंठ को समर्पित है। विष्णु के बैकुंठ रूप को यह समर्पित है। तो भगवान विष्णु के लिए इसको जाना जाता है लक्ष्मण मंदिर को।
चलिए बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किससे हुआ है, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण की बात की जा रही है, आपके लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। अच्छा, खजुराहो के मंदिर कर रहे हैं कहां पर, ये किस जिले में है, छतरपुर जिले में है स्थित है। इसका निर्माण की बात किया तो 950 से लेके 1050 बीच में हुआ है, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है और इसकी खोज जो है टीएस बल्ट ने की थी। 1986 में पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस शैली में, तो नागर शैली में इसका जो है निर्माण किया गया है। शैली तो पता होगी ना, भारत में 3 शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और इन दोनों के बीच में जो शैली आती है वो बेसर शैली कहलाती है। तो इन्हें आपको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, खजुराहो में वह जैन मंदिर जिसमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला के 14 स्वप्नों को दर्शाया गया है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है, घंटाई मंदिर है। घंटाई मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला के 14 स्वप्नों को दर्शाया गया है। ये खजुराहो में स्थित है, छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, और इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा माना गया है। और यह जैन मंदिरों का प्रमुख मंदिर है। और यहाँ पर एक मंदिर है जैन तीर्थंकर शब्द, यहाँ पर नहीं है, सॉरी, है ना। इसका निर्माण जो है, घंटाई मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा भी करवाया गया है। इस वंश का भी निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा ही करवाया गया है। चलिए बात करेंगे, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि में कौन सी शैली से निर्मित है। तो अभी मैंने बताया था नागर शैली में स्थित है। इस टेस्ट सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। सांची के स्तूप को यूनेस्को की सूची में आपकी बात की जा रही है 1989 में शामिल किया गया है। सांची का स्तूप किस जिले में है, रायसेन जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था, 3री शताब्दी में करवाया था। ध्यान रखना, 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। 1818 में इसकी खोज किसने की है, तो जनरल टेलर के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। यूनेस्को में 1989 में इसको शामिल किया गया है, ये भी याद रखो। और इसमें कुल 3 स्तूप है, कुल 3 स्तूप हैं, जो एक महास्तूप है और 2 जो हैं छोटे स्तूप के रूप में जाने जाते हैं। टोटल 3 स्तूप हैं। और शैली की बात किया है तो बरहूत शैली में है, बरहूत शैली में जो है इसका निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है टेस्ट सीरीज में। आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से कवर किए होंगे। साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करके यूपीएससी नेट ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसकी पीडीएफ, वीडियो, सारी चीजें आप जो है एक बार में ही चीजें एक्सेस कर पाओगे। साथ में जो कुछ 2024 में क्वेश्चन हुआ था उसकी भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऐप पर ही, और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो अभी जाइएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो, पसंद आए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।